अच्छा, हमने ना जब पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात पढ़े थे, पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात, तो उनके अंदर एक मेजर चीज थी, वो थी टेररिज्म। हमने कहा कि अफगान वॉर की वजह से लेटर ऑन टेररिज्म स्टार्ट हुई थी पाकिस्तान के अंदर। तो इसलिए क्योंकि ये टॉपिक यहीं से मिलता जुलता है, तो मैंने इसको एज पार्ट ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशन इसको कवर करा लिया। जी, आपका क्या नाम है? तारिक महमूद। आज आपकी फर्स्ट क्लास है? ओके, फिर स्किप कर दिया था? रमजान में नहीं है आप। ओके, वेलकम बैक। तो इसलिए हम एज पार्ट ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस टेररिज्म को पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में टेररिज्म कब एक्चुअली शुरू हुई और इसकी क्या स्टोरी। अच्छा, पाकिस्तान में दो तरह की टेररिज्म होती है, किसी को पता है कौन सी है? हाँ, टीएलपी। ओके, नहीं, एक है रिलीजियस और एक है एथनिक या नेशनलिस्ट टेररिज्म। रिलीजियस टेररिज्म जो है उसको कंडक्ट करने वाली मेजर पार्टी है टीटीपी, और एथनिक या जो नेशनलिस्ट है वो है बीएलए। यानी कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा ग्रुप भी है जो रिलीजन के नाम पर टेररिज्म करता है, जो कहता है कि हमने शरिया लॉ नाफिज करना है, ये मुल्क एंटी इस्लाम है और हमें यहाँ पर इस्लामिक प्रैक्टिसेस को लेकर आना है। इसलिए प्रैक्टिसेस को लाने के लिए पहले हमें यहाँ पर फ्रीडम फाइट करनी पड़ेगी, इसकी आर्मी को वाइप आउट करना पड़ेगा और अपना निजाम लाना पड़ेगा, फिर ही हम शरिया लॉ नाफिज कर सकते हैं। तो वो यूज करते हैं रिलीजन को, और रिलीजन के सिर्फ एक पर्टिकुलर तालीमात को वो लोगों तक पहुंचाते हैं, और वो है जिहाद जिहाद जिहाद। बाकी उसकी जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस के जो पैगामात है उनको टोटली इग्नोर करके वो सिर्फ जिहाद वाले टॉपिक को टारगेट करते हैं और इस चीज को प्रोपेगेट करते हैं कि हम जिहाद के जरिए ही असल में इस्लामिक कानून जो है वो नाफिज कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इस्लामिक शरिया लॉ हम कर सकते हैं। और दूसरी है नेशनलिस्ट या एथनिक जो टेररिज्म, वो ये कहते हैं कि वी आर बलोच नेशनलिस्ट, हम बलोची लैंग्वेज बोलते हैं, हमारा एक कल्चर है और हमें एज ए कॉलोनी ट्रीट किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर कॉलोनी को लफ्ज बोलते हैं, कॉलोनी का मतलब होता है जैसे ब्रिटिश भी पाकिस्तान और इंडिया हुआ करते थे। कॉलोनी बनाने का मतलब होता है कि आप उस मुल्क के अंदर से सिर्फ रिसोर्सेज निकालोगे, वहां के लोग जाए बाहर में, यू डोंट केयर, ठीक है, इसको कहते हैं कॉलोनी बनाना। तो जो बलोच अवाम है या स्पेशली ये जो बीएलए ग्रुप है, वो कहते हैं कि हम एज ए कॉलोनी ट्रीट किए जा रहे हैं, कि हमारे रिसोर्सेज आप निकाल रहे हैं, लेकिन इन रिटर्न हमारे जो राइट्स हैं या हमारे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस वो बेहतर नहीं की जा रही, ना हमें हेल्थ केयर दिया जा रहा है, ना हमें एजुकेशन दी जा रही है, ना हमें प्रॉपर लर्निंग की या एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं। तो वो ये कहते हैं कि आप हमारे साथ इस तरह जाति कर रहे हैं। तो वो जो जिस नाम पर है वो नेशनलिज्म के नाम पर है या रीजनलिज्म के नाम पर है या एथनिसिटी के नाम पर है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, मगर उसके अंदर सिर्फ 40% बलोच रहते हैं, बाकी उसके अंदर पश्तून भी रहते हैं, सिंधीज भी रहते हैं, ठीक है, और अक्सर बलोच तो सिंध में भी रहते हैं। और पूरे बलूचिस्तान की पॉपुलेशन लाहौर की पॉपुलेशन की तरह शायद उससे भी कम, ठीक है, इतनी पॉपुलेशन, इतनी सी पॉपुलेशन है। और उसके अंदर से मैंने आपको बलोच एथनिसिटी की कंपोजिशन भी बता दी। तो ये दो तरह की जो टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, तो हम दोनों का बैकग्राउंड आज सिर्फ देखेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कब कब शुरू हुई। तो मेरे ख्याल में टीटीपी का तो आपको आइडिया होगा कि हमने बात की थी अफगानिस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात की। हमने कहा था जब सोवियत यूनियन, कौन था सोवियत यूनियन, सही बात, ईरान वाला भी पड़ा था और यूएस और क्या, हाँ, तो सोवियत यूनियन कौन, यूएसएसआर, रशिया और बाकी 14 मुल्क। तो सोवियत यूनियन ने जब इन्वेड किया था अफगानिस्तान के अंदर, उस टाइम पर पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और अमेरिका, इन्होंने जिहाद के नाम पर मुजाहिदीन को इकट्ठा किया। किस तरह इकट्ठा किया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर था ना,
ये अगर बॉर्डर था तो इसमें मदरसास बना दिए गए, ढेरों मदरसास, लाइक मदरसास के जो नंबर्स थे वो एक साल के अंदर हजारों हो गए थे। पहले अराउंड 800 हुआ करते थे, जिनको बढ़ाकर अराउंड 3000 से भी ऊपर ले गए। तो ये जो मदरसास थे इनके अंदर मैंने पहले जिक्र किया कि टारगेटेड स्टडी, बाकी पूरे इस्लाम को छोड़कर सिर्फ जिहाद, जिहाद की जरूरत, और जिहाद इज अ फंडामेंटल पिलर ऑफ इस्लाम। जैसे हम कहते हैं ना नमाज, रोजा, ज़कात, हज, उसमें हम जिहाद का तो शायद जिक्र भी नहीं करते थे। उसके अंदर उन्होंने कहा 6वां रुकन जिहाद है, और जिहाद इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जिहाद नहीं करते हो तो इसका मतलब आप इस्लाम के अरकान को फॉलो ही नहीं कर रहे। किनको? उस टाइम पर टीटीपी नहीं थी, ठीक है, आप लास्ट लेक्चर सुनोगे तो उस टाइम पे टीटीपी नहीं थी। कब आई थी टीटीपी? वो थी तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, टीटीपी 2007 में आई थी। जी, आप पूछ रहे हो तो उस टाइम पे ये था कि सोवियत यूनियन में, आपके लिए थोड़ा सा समराइज करेंगे, पहले मुजफ्फर समराइज करेंगे, मुझे आइडिया हो कि आपको कुछ समझ आया। क्या समझ? वो पूछ रहे हैं कि ये क्यों मुजाहिदीन और ये ग्रुप्स बने थे, वो साइंस हो जाए। जी, सोवियत यूनियन ने अटैक किया अफगानिस्तान में। जी, दुआ गुड। पाकिस्तान यूएस ईरान ने ये जो नॉर्दर्न अलायंसेस थी, इस वजह से ये जो टेररिज्म है सुबह 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया, और नवंबर 1994 में इराक से जो अफगानिस्तान में गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करा। तो 2007 में पाकिस्तान में टीटीपी एस्टैब्लिश हुई। उनका मकसद ये था कि जिस तरह अफगानिस्तान में टीटीपी ने टीटीए हुकूमत कायम की, तरह पाकिस्तान में कायम करे और शिया ला ना। तो इस वजह से कुछ समझ आया? अब मैं इसको दोबारा समराइज कर देती हूँ। यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट कंट्री था, और जब भी किसी मुल्क की आइडियोलॉजी होती है तो वो चाहते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी दूसरे मुल्क में फैले। कम्युनिस्ट वो वाला मुल्क था जो चाहता था कि गवर्नमेंट जितने भी वसाइल हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आए, और गवर्नमेंट सबको इक्वली डिवाइड करके मुल्क के अंदर बांटे, ताकि मुल्क के अंदर ना कोई अमीर रहे ना कोई गरीब रहे। इसको कम्युनिज्म का नाम दिया गया था, इस आइडियोलॉजी। वो चाहते थे ये आइडियोलॉजी फैलने के लिए अफगानिस्तान के अंदर भी कुछ कम्युनिस्ट लीडर्स आ गए, लेकिन लोगों ने उनको हटा दिया। उनके हटने की वजह से यूएसएसआर आया कि हम उन लीडर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। वो आया 1979 में, सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया 1979 में। जब यूएसएसआर इधर आया तो यूएस को सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि यूएस का जो आइडियोलॉजी थी वो इससे एंटायरली ऑपोजिट थी, और अगर इसकी आइडियोलॉजी फैल जाती तो यूएस का जो सुपर पावर होना था वो खत्म हो जाता, क्योंकि इसकी आइडियोलॉजी थी कम्युनिस्ट। खतरा इस तरह भी था कि अगर मैं यहाँ पर छोटे से मैप में दिखाऊं, ये पाकिस्तान, ठीक है, ये अफगानिस्तान, और इधर था यूएसएसआर, ऊपर सारा यूएसएसआर, और इधर है आगे इंडिया। ऐसे ही है, ये इंडिया, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, और ये यूएसएसआर था सारा। वो अफगानिस्तान में आया था। अगर वो आगे पाकिस्तान तक रसाई हासिल करता तो इंडिया तक रसाई वैसे ही आसान थी, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी थोड़ा सा कम्युनिज्म की तरफ था। उसके लिए लफ्ज बोलते थे सोशलिज्म, ठीक है। तो इस तरह जो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी थी वो तो पूरी दुनिया में फैल जाती। मतलब दुनिया का इतना बड़ा मुल्क इंडिया और पाकिस्तान, ये वाला रीजन, और आगे बांग्लादेश भी हमारा ही था, वो सारा फैल जाता तो कम्युनिज्म फैल जाती। तो इसलिए यूएस को खुद को बचाना था, और खुद को बचाने के लिए उसने इधर आके पाकिस्तान से भी हेल्प ली और सऊदी अरेबिया को भी अपने साथ मिलाया, क्योंकि उसी टाइम पे ईरान में एक रेवोल्यूशन आया था। इधर है ईरान, ये अफगानिस्तान, और इधर इसके नीचे है ईरान, ये ईरान। और इसमें एक ईरानियन रेवोल्यूशन आया था जिसको हम कहते हैं शिया मुस्लिम्स का रेवोल्यूशन था, या शिया इस्लाम का रेवोल्यूशन था, और यहाँ से शियाइज्म फैलना शुरू हो गई थी। तो उधर से सऊदी अरब ने हेल्प की ताकि हम शिया जो आइडियोलॉजी है उसको फैलने से रोक सके, और यूएस ने सपोर्ट किया ताकि वो कम्युनिज्म को रोक सके। तो असल में दो आइडियोलॉजीज का टकराव था, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, शियाइज्म और सुन्निज्म या वहाबिज्म आप इसको कह सकते हैं। और पाकिस्तान उसमें बस एक आलाकार भी था, या फिर अड्डे प्रोवाइडर भी समझ लें। ये अच्छा लफ्ज है।
तो वो पाकिस्तान, क्योंकि बाउंड्री साथ मिलती थी, तो इससे पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा था। इस इन रिटर्न पाकिस्तान को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स मिल रही थी, पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट्स मिल रहे थे, तो इसलिए पाकिस्तान उस वक्त सपोर्ट कर रहा था। और उस वक्त हमारी जो लीडरशिप थी वो भी आपको आइडिया होगा कि वो मिलिट्री लीडरशिप थी, तो इसलिए ये सारे काम करना बहुत आसान हो गया। तो इसी लीडरशिप के अंडर थ्रू द फॉरेन फंडिंग मदरसास बनाए गए, पाकिस्तान के जो पश्तून इलाके के लोग थे उनको भी ट्रेन किया गया, प्लस अफगानिस्तान के जो अफगान पश्तून थे वो हमारे मदरसास में आते, तालीम लेते और वापस जिहाद का नारा लगाते हुए जाते और लड़ते। अल्टीमेटली वो इसमें सक्सेसफुल रहे, उन्होंने सोवियत यूनियन को भगा दिया यहाँ से, यूएस भी चला गया। और फिर हमने बाद की स्टोरी डिस्कस की थी और उन्होंने बताया भी कि उसके बाद टीटीए वजूद में आई, तहरीके तालिबान। ये जो थे शुरू में ये थे मुजाहिदीन ग्रुप, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था, तो सऊदी अरेबिया कर रहा था। बिल्कुल तो एक्चुअली कमांड तो पाकिस्तान को नहीं चाहिए, जो मदरसे वगैरह ये जो आइडियोलॉजी फैल रही थी, तो इसकी देखिए पाकिस्तान का जहाद की आइडियोलॉजी ये मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट क्यों हो गया? अच्छा, इसके लिए हमने सारी स्टोरी डिस्कस की हुई थी। ये पाकिस्तान के अगेंस्ट ये है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको क्रोनोलॉजिकल मैनर में लेकर चलें तो सबसे पहले क्या होता है कि जब यूएस भी चला जाता है, यूएसएसआर भी चला जाता है, अब वो ग्रुप्स आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वो सारे मुजाहिदीन आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, दो ग्रुप्स बन जाते हैं, एक बन जाता है तालिबान ग्रुप और एक बन जाता है नॉर्दर्न अलायंस ग्रुप। वो आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं और उस आपस की लड़ाई के अंदर एक जो ग्रुप फतह हासिल करता है उस ग्रुप का नाम होता है तालिबान, और वो अपने आप को नाम देते हैं तहरीके तालिबान अफगानिस्तान। मुल्ला उमर उसका लीडर होता है, वो लीड करता है 2001 तक। 2001 के बाद 9/11 का वाकया होता है और उस वाकया के अंदर यूएस आकर पाकिस्तान को ये कहता है ईदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, या तो आप हमारे साथ खड़े हो गए, अगर नहीं खड़े होते तो इसका मतलब आप हमारे दुश्मन हो, हम आपके खिलाफ लड़ेंगे। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान को साथ देना पड़ता है। अब उसके बाद क्या होता है कि वहां के जो तालिबान थे उनके खिलाफ रिसेंटमेंट बढ़ जाती है, गुस्सा बढ़ जाता है पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान तो हमें धोखा दे रहा है, अपनी मर्जी से कभी हमारे यहाँ मुजाहिदीन भेजता है और अब अपनी मर्जी से हमारे खिलाफ उन्हीं के खिलाफ वॉर कर रहा है। लेकिन इसके अंदर हमने बाकी बातें भी डिस्कस की थी, जो सारी उस दिन हमने की थी कि उनके पास और कोई हड़बा नहीं है अपनी अवाम को यूनिफाई करने का, तो इसलिए वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं अब, क्योंकि उनकी सारी अवाम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है और तालिबान को अवाम की सपोर्ट चाहिए। तालिबान को नॉर्मली अवाम सपोर्ट नहीं करती, लेकिन उनकी अवाम पाकिस्तान के खिलाफ है, तो इसलिए वो अपनी अवाम को भी खुश करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिविटीज करते हैं। साथ में हमने ये डिस्कस किया कि वो रैंसम के लिए या पैसे के लिए भी ये काम कर रहे हैं, कि वो आए दिन पाकिस्तान को कहते हैं कि हम टीटीपी को ठिकाने लगा देंगे, आप हमें पैसे दे दो या ये सारा कुछ कर दो। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये हमने डिस्कस कर लिया, राइज ऑफ मदरसा हुए, वेपनाइजेशन हुई और उस टाइम पे इतने मिलियन रेफ्यूजीज जो थे अफगानिस्तान से निकलकर कुछ पाकिस्तान चले गए, कुछ ईरान चले गए। ये होता है 1979 के बाद का वाकया। इससे पहले तक पाकिस्तान के अंदर कोई टेररिज्म इतनी खास एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन 1979 से लेकर 1989 तक इन 10 सालों के अंदर क्या होता है कि मुजाहिदीन के ग्रुप बढ़ते हैं, मदरसा एजुकेशन बढ़ती है, जिहाद का कॉन्सेप्ट बढ़ता है, उसकी वजह से इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स बनना शुरू हो जाते हैं। जब ये जंग खत्म होती है, पोस्ट जिहाद फेज, जब जंग खत्म होती है तो क्या होता है कि वही जंग जो उधर शिया सुन्नी की भी लड़ाई हो रही थी और कम्युनिज्म कैपिटलिज्म की भी हो रही थी, वो कम्युनिज्म कैपिटलिज्म तो खत्म हो गई क्योंकि कम्युनिज्म ही सिरे से खत्म हो जाता है 1991 में। 1991 में कम्युनिज्म ही सिरे से खत्म हो गया, तो वो कम्युनिज्म कैपिटलिज्म की लड़ाई तो खत्म हो गई। शिया सुन्नी की लड़ाई जो वहां हो रही थी वो अल्टीमेटली हमारे डोर स्टेप पे आ जाती है, ठीक है। उसको हम कहेंगे हमारे घर आ गई वो लड़ाई, जो मोहल्ले में हो रही थी हम उस लड़ाई को अपने घर ले आए। अब पाकिस्तान के अंदर क्योंकि शिया मुस्लिम्स भी रहते हैं और सुन्नी मुस्लिम्स भी रहते हैं, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है। बहुत सारी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनी इसी टाइम में, एक सिपाही मोहम्मद बनी, शिया ने बनाई, और सुन्नियों ने बनाई सिपाही सहाबा, क्योंकि शिया जो है आपको पता है वो सहाबा कराम, कुछ सहाबा कराम को अच्छा नहीं समझते, तो उन्होंने कहा कि हम सहाबा की प्रोटेक्शन के लिए ग्रुप बनाएंगे। उन्होंने कहा हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के प्रोटेक्टर हैं, जी जी। फिर इसी टाइम में बिल्कुल लश्कर जहांगवी एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी और ये सारी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी। अच्छा, अब मैं इनको पहले आपको डिफाइन कर दूं कि एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म में क्या डिफरेंस है। एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो ज्यादातर आपस में लड़ रही हैं, एक्सट्रीम उनकी आइडियोलॉजी है, लेकिन अगर यही ऑर्गेनाइजेशंस
स्टेट के खिलाफ लड़ना शुरू हो जाए, किसके अगेंस्ट हो जाए, स्टेट के अगेंस्ट हो जाए, आर्मी या मिलिट्री या सिक्योरिटी पर्सनल के ऊपर हमला करना शुरू हो जाए, या कहें कि भाई हम तो मुल्क की बात नहीं मानते, हम अपना एक नया कानून नाफिज करेंगे, हम स्टेट विद इन द स्टेट बना लेंगे, ठीक है। यानी कि बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, वो एक छोटे शहर के अंदर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर बैठ जाए, तो उससे क्या, उसे हम कहेंगे वो स्टेट विद इन स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर वही एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स टेररिस्ट बन जाते हैं। और जो टेररिज्म है इसको हम कहते हैं, ये अनफॉरगिवेबल ऑफेंस है। ऑफेंसेस की टाइप्स आती हैं, बताओ कौन सा ऑफेंस होता है ये? हाँ, नहीं पता। हाई ट्रीजन, हाई ट्रीजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 में लिखा हुआ है, हाई ट्रीजन ऐसा एक्ट होगा जो माफ नहीं किया जाएगा, उसकी कोई माफी नहीं होती। कई कई गुनाह होते हैं, कई क्राइम्स होते हैं जिनकी माफी मिल जाती है, मिल जाती है साथ, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन को ही क्वेश्चन करने की बात है कि आप मुल्क और मुल्क की सॉवरेनिटी और मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहे, अब आप हाई ट्रीजन ऑफेंस कर रहे हो, और ये ऐसा ऑफेंस है जो माफ नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक टेररिस्ट है, उसने अटैक किया मिलिट्री पर्सनल के ऊपर, अब वो कहे मैं सुधर गया हूँ भाई साहब मुझे माफ कर दो, और कोर्ट उसको माफ कर देगी, नहीं। ये एक ऐसा ऑफेंस है जो कभी माफ नहीं होगा। नॉन कॉग्निजेंट वो दूसरी, वो एफआईआर के लिए। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू ये क्राइम की बात है, तो ये क्राइम अनफॉरगिवेबल, ठीक है। तो ये वो वाला क्राइम बन जाता है टेररिज्म का। एक्सट्रीमिस्ट के लेवल तक कुछ हद तक माफी मिल जाती है, लेकिन टेररिज्म जो है ये माफ नहीं किया जाता। अच्छा, पोस्ट जिहाद वॉर के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप पाकिस्तान के अंदर बनते हैं, जिनके हमने नाम ले लिए, सिपाही मोहम्मद, सिपाही सहाबा, लश्कर जहांगीर, और ये आपस में सेक्टेरियन शिया सुन्नी की लड़ाई पाकिस्तान के अंदर होती रहती है, और इसकी वजह से ऑब्वियसली एक इंटरनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। लेकिन असल काम बनता है पोस्ट 9/11। 9/11 हुआ, मैंने आगे आपको बता दिया, पाकिस्तान को ये ऑप्शन दी जाती है, इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। अल्टीमेटली पाकिस्तान यूएस की साइड लेकर वॉर ऑन टेरर करता है अगेंस्ट तालिबान या अगेंस्ट जो भी गवर्नमेंट थी इन अफगानिस्तान। इससे क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर एक मस्जिद थी, लाल मस्जिद, जो इस्लामाबाद में है, उसके अंदर कुछ रिलीजियस ग्रुप्स थे। लाइक एक ग्रुप था जो कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर शरिया लॉ नाफिज होना चाहिए, और पाकिस्तान जो यूएस की साइड ले रहा है या यूएस के कहने पर चल रहा है, इट्स नॉट ओके, और ये एंटी इस्लामिक है। तो वो ग्रुप जो था, उन्होंने फिर क्या किया कि कुछ हॉस्टेजेस बना लिए मस्जिद के अंदर, उसको हम याद करते हैं लाल मस्जिद ट्रेजेडी के नाम से, और उसके अंदर मैंने ये पिक्चर भी ऐड की हुई है। ये लाल मस्जिद थी, और ये थे अब्दुल अजीज गाजी। ये असल में दो भाई थे, अब्दुल अजीज गाजी और अब्दुल रशीद गाजी। और ये अब्दुल अजीज गाजी जो थे, बाद में जब मस्जिद से भागने, क्योंकि जब आर्मी ने उसको टेक ओवर कर लिया, तो जब उन्होंने मस्जिद से भागना था, तो लाइक ही वाज वियरिंग अ बुर्का, और वो बुर्का पहनकर भाग रहे थे, पकड़े गए। इसीलिए तो बुर्का पहने उसकी पिक्चर वायरल हुई थी, और उन्होंने फिर लोगों को दिखाया, लुक ये था जो जिहाद का नाम लेता था, भागने की बारी आई तो बुर्का पहनकर भाग रहा था। जी बिल्कुल, दोज आर आइडियल प्रोसीजर्स, ठीक है। लेकिन मैं यही आप लोगों को बताने लगी हूँ कि ना इन दोनों भाइयों के ऊपर ना डेक्लन वॉश ने अपनी किताब, डेक्लन वॉश ने एक ब्रिटिश राइटर है, उसने ना पाकिस्तान के ऊपर किताब लिखी है 9 लाइव्स ऑफ पाकिस्तान, और उसके अंदर उसने ना इन दोनों भाइयों में से छोटे वाले का, अब्दुल रशीद गाजी का, ये था अब्दुल अजीज गाजी, उसका इंटरव्यू उसने लिया। अभी किसी को चलानी आती है? कहाँ थे हम? नहीं, हम पीपीटी पे थे। डाउनलोड्स में थी, डब्ल्यूपीएस में खुली हुई थी।
तो वो अब्दुल रशीद गाजी का उससे इंटरव्यू किया, और अब्दुल रशीद गाजी ने बताया कि मैं तो एक बड़ा ए रिलीजियस बंदा था। ए रिलीजियस वो होता है जो कहते हैं कि ठीक है कोई रिलीजन है, इट्स ओके, वो प्रैक्टिस नहीं करते उसकी। तो वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया था, वो कहता है कि मैं तो रिलीजियन एक्टिविटीज, रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी नहीं था। लेकिन फिर एक बंदा जो रैंडमली, जो रिलीजन को फॉलो भी नहीं करता, वो आके रिलीजन के नाम पर जिहाद के नारे लगाना शुरू कर दे, तो क्या उसके पीछे मकसद समझ आता है? नहीं, उसके पीछे पॉलिटिक्स और पावर की हिर्स नजर आती है। मतलब वो खुद अब्दुल रशीद गाजी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं तो ए रिलीजियस बंदा था, मेरे वालिद साहब ने मुझे वापस बुलाया और मुझे आकर उनके बिहाफ पर ये सब कुछ संभालना पड़ा। ठीक है, बात में ये आपको बताना चाह रही हूँ कि हमें लगता है कि ये सारी जो जिहाद हो रही है ये रिलीजन के नाम पर हो रही है, और पता नहीं ये कितने को वाकई रिलीजियस बंदे हैं, और ये इस्लाम के कितने को सच्चे खिदमतगार हैं जो इस्लाम का नाम रोशन करना चाहते हैं। असल में ये सारी पॉलिटिक्स और पावर की जंग हो रही है, और यूज कहीं वो इस्लाम को करते हैं, कहीं वो डोनाल्ड ट्रंप जैसे क्रिश्चियनिटी को करते हैं, कहीं नेतन्याहू जैसे ज्यूडिज्म को इस्तेमाल करते हैं, एंड कहीं एथनिसिटीज को भी इस्तेमाल किया जाता है, कौमियत को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम बलोच कौम हैं, या हम ये वाली कौम है, हम अरब सुप्रीमिस्ट हैं। वो हर कभी ना कभी किसी भी एलियनेशन, वो जो ग्रुप होता है ना, उसको इस्तेमाल करके जो ऊपर वाली क्लास होती है वो असल में अपने पावर और पॉलिटिक्स के पर्पस को ही सर्व कर रही होती है। तो इस जगह से मैं ये आपको बस बताना चाह रही थी वो डेक्लन वॉश की किताब से, कि असल वो खुद इंटरव्यू में क्या कह रहा था और पब्लिकली जो वो अपना नैरेटिव बता रहे थे वो कुछ और था। तो इस लाल मस्जिद के वाकया से जुड़ी हुई है पाकिस्तान के अंदर शुरू होने वाली टेररिज्म, क्योंकि जब ये लाल मस्जिद का वाकया होता है वो लोगों को कुछ हॉस्टेजेस बनाकर रख लेते हैं और गवर्नमेंट से कहते हैं कि आप हमारे अहकामात माने, आप वॉर ऑन टेरर खत्म करें, आप ये काम करें, वो काम करें, कुछ वो अपनी लाइक डिमांड्स देते हैं, वो फुलफिल नहीं होती। और ये इधर जो बीच में जितने लोग थे जो इस ग्रुप के थे उनमें से अक्सरियत को पकड़ लिया गया, जैसे कि आपने पिक्चर में देखा कि अब्दुल अजीज गाजी को भी पकड़ लिया गया। लेकिन जो बचे खुचे ग्रुप थे लेटर ऑन उन्होंने बना ली एक ऑर्गेनाइजेशन और उसका नाम था टीटीपी। 2007 में लाल मस्जिद का वाकया भी 2007 का ही था। ठीक है, और उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। शुरू शुरू में वो इस चीज को नहीं मानते थे, लेकिन अब वो खुद डिक्लेयर करते हैं कि लाल मस्जिद के वाकया के साथ ही टीटीपी का बनना जुड़ा हुआ था। अच्छा, इसी के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है और वो है बेनजीर भुट्टो की जो शहादत। बेनजीर भुट्टो साहिबा 2007 में इलेक्शन के लिए आई थी, लेकिन उनको मार दिया गया। और बड़ी एक हम बचपन में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुनते थे कि वो आसिफ अली जरदारी ने उसको मरवा दिया है या उसने मरवा दिया, नो वन नोस। लेकिन ये जो टीटीपी का लीडर है उसका नाम है महसूद, और उसने किताब लिखी महसूद इनकलाब, 2020 में शायद लिखी है उसने। इस किताब के अंदर उसने कन्फेस किया है कि बेनजीर भुट्टो को हमने मारा था। तो ये बताने का मकसद ये है कि आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म ने किस तरह एक हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी, बेनजीर भुट्टो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की लीडर थी और एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की बेटी थी, एंड स्टिल देन शी वाज टारगेटेड बाय दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो उसी टाइम पे बनी थी। तो इसलिए उनको बीच में शामिल रखना या उनका इधर उनका यहाँ पर ऐड करना बहुत जरूरी बन जाता है कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म किस लेवल की और किस हद तक थी। ठीक है, तो ये यहाँ से फिर टीटीपी का आगाज होता है और फिर टीटीपी मुसलसल इस तरह के इंसिडेंट्स करती है 2014 तक। इस तरह के वाकयात होते हैं कि जहाँ पर वो आम सिविलियंस को भी टारगेट करते हैं। और मुझे आज भी याद है, मैं 2014 में 9th क्लास में थी और हमारा स्कूल बहुत लंबे, साथ सोचने लग गया मैं कितनी बड़ी, साथ में आप 25 साल की, इतनी कैलकुलेशन अच्छा, उस वक्त बहुत सर्दी पड़ी थी मुझे इतना याद है, और हमारा घर बन रहा था नया, तो वो बहुत बुरे दिन थे, अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गए। तो खैर वो उस टाइम पे बहुत लंबी छुट्टियां भी हुई थी, तो तब तक वो आम सिविलियंस के ऊपर अटैक करते थे। और फिर 2021 तक वो जंग बंद हो गई, बीच में मुआहदे हुए उनसे। लेकिन 2021 में जब वापस टीटीए अफगानिस्तान में आई तो उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म 2014 से भी बढ़ गई। कहा जाता है 2025 का साल 2014 के साल से भी डेडलीस्ट है। ठीक है, यही है महसूद इनकलाब किताब का नाम है।
महसूद उसका नाम है, ठीक है, टीटीपी का लीडर है वो। अच्छा, ये यहां तक आपको समझ आ गई कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म कब शुरू हुई, रिलीजियस टेररिज्म यहां तक। और फिर इसके बाद बेनजीर भुट्टो के असैसिनेशन का भी मैंने जिक्र कर दिया, एपीएस का वाकया, और 2001 से लेकर 20 तक अराउंड 83,000 डेथ्स हुई, और पीक इन सालों में 2020 से पहले पहले तक 2019 का साल था, ठीक है। फिर इसके ऊपर कुछ मिलिट्री ऑपरेशन किए गए। अब जी 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 मैं भेज दूंगी वैसे इंशाल्लाह, पिछली वाली भी मैंने सर को भेजी हुई है। जी चलो आप कर लो। हो गया, अच्छा अच्छा कर लो कर लो। कुछ समझ आ रही है आपको? क्या नाम था? तारिक। कहाँ से, किस शहर से? मियाँ वाली, सरगोदा के पास। सराइकी बोलते हो? अंदाज से लग रहा था, सराइकी में से बड़ी अच्छी होती है। वो आजकल एक ड्रामा आ रहा है, एक और पाकीज़ा, उसमें एक लड़की आई है, उसने बहुत अच्छा सराइकी का रोल किया। उसकी पंजाब मतलब सराइकी सुन के तो बंदा कहता है और सराइकी सुने, लेकिन वो बहुत अच्छा बोलती है। हो गया, यहाँ तक ये कुछ मिलिट्री ऑपरेशंस बाद में किए गए, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं इस स्लाइड को स्किप कर रही हूँ। अब हम आते हैं दूसरी तरह की टेररिज्म। कौन सी थी वो? उसके लिए क्या नाम हमने, एथनिक या नेशनलिस्ट टेररिज्म। पिछली हमने पढ़ी है रिलीजियस टेररिज्म। अब ये अब थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ के कि किस तरह बलूचिस्तान के अंदर टेररिज्म शुरू हुई थी। सबसे पहले ये देख लें अगली स्लाइड, ये ना मैप बहुत ब्लडी है, यहाँ पर ऐड करने के बाद मतलब यहाँ आकर मैंने देखा कि बहुत ब्लडी है, फिर भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ इस पे। ये पाकिस्तान बनने के टाइम का मैप है। ये जो थी, ये थी स्टेट ऑफ कल्लात, और ये आगे है सिंध, और ये कुछ और स्टेट्स हैं, खरान है, मकरान है, लसबेला है, और छोटी छोटी स्टेट्स हैं, और ऊपर जाकर वो केपीके शुरू हो जाता है। तो जब पाकिस्तान बना था तो कल्लात एक स्टेट थी जिसको हम कहते थे प्रिंसली स्टेट, ठीक है। और स्टेट्स को ऑप्शन दी गई थी, किस किस एक्ट के अंडर ऑप्शन दी गई थी कि आप किसके साथ इल्हाक कर सकते हैं मुजफ्फर? 1947, 3 ऑप्शंस दी गई थी, ठीक है। तो स्टेट ऑफ कलात के जो लीडर थे वो कायद आज़म के अच्छे खासे दोस्त थे, और उन्होंने 15 अगस्त को, मतलब पाकिस्तान बनने के अगले दिन जाकर उन्होंने पाकिस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया था। उधर उस वक्त कुछ लोगों का ये कहना था कि जो स्टेट ऑफ कलात है इसको जबरदस्ती एक्सीड कराया गया है पाकिस्तान के साथ, इस चीज का डरावा देकर के अगर आप हमारे साथ इल्हाक नहीं करते तो हम आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी बंद कर देंगे। तो क्या होता है कि स्टेट ऑफ कलात का जो लीडर था उसका भाई था, उसका नाम था प्रिंस अब्दुल करीम। वो भागकर अफगानिस्तान चला जाता है और अपना एक ग्रुप इकट्ठा करता है, और वो ग्रुप मैक्सिमम 800 बंदों का था, या 800 से 1000 बंदे कर ले, और वो पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ एक इंसर्जेंसी शुरू कर देते हैं, एक फाइट शुरू कर देते हैं। उसके लिए हम अभी तक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इंसर्जेंसी थी। वो ये कहता है कि जी स्टेट ऑफ कलात जबरदस्ती लगवाई गई थी, और क्योंकि स्टेट ऑफ कलात पाकिस्तान के पास चली गई थी तो आसपास की ये जो जितनी स्टेट्स थी, ये छोटी छोटी स्टेट्स थी, इनके पास पावर भी कम थी, इकोनॉमी भी कम थी, अल्टीमेटली इनको पाकिस्तान के साथ जुड़ना पड़ा क्योंकि स्टेट ऑफ कलात जो जुड़ गई थी। तो उसका ये कहना था कि ये लेजिटिमेट और लीगल तरीके से नहीं हुआ, हम इसको नहीं मानते और हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो उसने अपनी जो एक सॉर्ट ऑफ, जिसको वो फ्रीडम फाइटर बोल रहा था, फ्रीडम फाइट, ये था प्रिंस अब्दुल करीम, और उसने पाकिस्तान के खिलाफ शुरू कर दी। ये इस तरह का उसने अपना एक ग्रुप बनाया था जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इंसर्जेंसी। 1948 के अंदर इस छोटे से ग्रुप ने आकर पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, अगर हम लॉजिकली देखें
तो लॉजिकली ये बात सुटेबल नहीं लगती, क्योंकि सिर्फ 800 से 1000 लोगों ने उसको सपोर्ट किया था। तो इट्स मीन्स ये थोड़े से लोगों की ख्वाहिश थी कि हमने इस स्टेट के, हमने पाकिस्तान के साथ इल्हाक नहीं करना। ये कोई बड़े पैमाने पर इंसर्जेंसी नहीं थी। मेजॉरिटी ऑफ पीपल की सपोर्ट टुवर्ड्स पाकिस्तान ही थी। ठीक है, अब ये थी फर्स्ट इंसर्जेंसी जो हुई 1948 में शुरू हुई प्रिंस अब्दुल करीम के अंडर। सेकेंड इंसर्जेंसी होती है 1958 में। ये उस टाइम पे होती है जब 1 यूनिट सिस्टम बनाया जाता है। ये यहाँ पर मैंने लिखा भी है 1 यूनिट सिस्टम। किसी को आइडिया है 1 यूनिट सिस्टम क्या है? तैयबा के साथ वाली बताएंगी। तैयबा साथ, शहबाज 1 यूनिट सिस्टम। आप तारिक? वेरी गुड। मतलब सूबे खत्म कर दिए गए थे। जो उस टाइम पे 3 सूबे थे पाकिस्तान के, केपीके मतलब जिसको एनडब्ल्यूएफ कहा जाता था, पंजाब और सिंध। बलूचिस्तान 1970 में सूबा बना था। ठीक है, तो ये सूबों का जो स्टेटस था वो खत्म कर दिया गया और सारे वेस्ट पाकिस्तान को एक सूबा बना दिया गया और सारे ईस्ट पाकिस्तान को एक सूबा बना दिया गया। इसको कहते हैं 1 यूनिट सिस्टम। और जब ये 1 यूनिट सिस्टम बना तो इन लोगों के अंदर, जो स्पेशली नवाब नौरोज खान के अंडर, एक रिवोल्ट उन्होंने शुरू किया। उन्होंने कहा आपने तो हमें कहा था कि आप हमें ऑटोनॉमी देंगे। अच्छा, ऑटोनॉमी क्यों चाहिए होती है? ऑटोनॉमी इसलिए चाहिए होती है कि आप उस सूबे के अंदर अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, आप अपनी जुबान में एजुकेशन ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम पंजाब में रहते हैं, हमारे यहाँ नहीं पंजाबी बोल जाती, लेकिन शहबाज आप बताओ कि वहां पर सिंधी में आप लोग सिलेबस पढ़ते हैं? कौन कौन से सब्जेक्ट्स? नहीं, वो तो सिंधी सब्जेक्ट है, तो वो सब्जेक्ट कंपल्सरी में पढ़ाया जाता है। किस लेवल तक पढ़ते हैं? मैट्रिक तक पढ़ते हैं सिंधी। हम मैट्रिक तक पंजाबी नहीं पढ़ते। कंपल्सरी हुआ। हमारे यहाँ पंजाबी नहीं पढ़ी जाती, वो भी शायद इंटर में जाकर 2 साल कोई जो बहुत ही निकम्मा बच्चा समझा जाता है ना, वो ऑप्ट कर ले तो कर ले, पंजाबी कोई ऑप्ट नहीं करता। क्या चीज? नहीं, वो कहा जाता है, ये एक एक्सप्रेशन बना हुआ है ना कि जो और कुछ नहीं पढ़ सकता चलो वो पंजाबी पढ़ लेगा। वो सारी स्टोरी होती है। लेकिन देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सिंधी जुबान को प्रमोट किया जा रहा है इन सिंध। इसी तरह बलोची जुबान एग्जिस्ट करती है बलूचिस्तान के अंदर, पश्तो एग्जिस्ट करती है केपीके के अंदर। लेकिन जब 1 यूनिट सिस्टम बना तो उसके अंदर ये था कि सारे बाकी सूबों की पहचान खत्म हो रही थी। पंजाब की तो वैसे ही खत्म है, ठीक है, वो पहले ही खत्म थी। हम पंजाबियों को पता ही नहीं चला कि हमें ये कह दिया गया कि तुसी पंजाबी बोलोगे तो तुसी पेंडू हो। ठीक है, और इसके चक्कर में हमारी वो जो पहचान थी वो पहले ही खत्म हो चुकी थी। तो 1 यूनिट सिस्टम में बाकियों की भी पहचान खत्म हो जानी थी और उनको अपनी पहचान या आइडेंटिटी बहुत अजीज थी। इसीलिए वो लोग अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़े कि भाई आपने तो हमें वादा किया था आप ऑटोनॉमी देंगे तो हमारी अपनी एक पहचान होगी, लेकिन आप तो ऑटोनॉमी खत्म करके हमें एक ग्रुप बना रहे हैं। इस एक ग्रुप में हमारे ऊपर लाजमी हो गया कि हम बलोची को छोड़कर उर्दू जुबान पढ़ेंगे और वही वेस्टर्न कल्चर अपनाएंगे जो हमारे पीछे कॉलोनियलिस्ट थे, जिन्होंने हम पे पहले कब्जा किया हुआ था, उन्हीं का कल्चर हम अपनाएंगे। तो इसलिए, और मजीद उन्होंने कहा कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं, पहले हमें था कि हमारे हाथ आएंगे जब हमारा अपना एक सूबा होगा, लेकिन वो भी आपने खत्म कर दिया। तो इसलिए इन्होंने एक इंसर्जेंसी शुरू कर दी 1 यूनिट के खिलाफ। इसको हम कहते हैं फर्स्ट इंसर्जेंसी, इसको हम कहते हैं सेकेंड इंसर्जेंसी। 2 साल चली, लेकिन उसके बाद थर्ड भी इसी बेसिस पे थी, वो भी 1 यूनिट के खिलाफ थी और वो शुरू की थी मड़ी कबीला है और उन्होंने गुड़ेला वॉरफेयर शुरू की थी। ये थोड़ी सी बड़ी हो गई, मतलब ये दोनों मैंने बताया ना, ये कोई 800 बंदे थे, ये कोई 1200 बंदे थे, लेकिन ये थोड़ी सी बड़ी हो गई क्योंकि इसके अंदर लोग ज्यादा मिलना शुरू हो गए। क्योंकि आप देखें 1958 में 1 यूनिट बनाया गया था और 1969 आ गया, मतलब 10 से 11 साल गुजर गए हैं और उन 11 सालों में वो 1 यूनिट वाला फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ, वो अभी तक कॉन्टिन्यूड है। इसलिए लोगों के अंदर गुस्सा, गम गुस्सा बढ़ना शुरू हो गया। और इसी जमाने में 1952 में सुई गैस निकली थी बलूचिस्तान से और
कराची में सबसे पहले गई, क्योंकि कराची एक इंडस्ट्रियल हब है, वो तो समझ आता है। उसके बाद पंजाब में भी जाना शुरू हो गई, और विद इन बलोचिस्तान वो 1958 में अवेलेबल हुई थी। ठीक है, तो इसलिए 1 यूनिट फॉर्मूला और सुई गैस का भी जो मसला था वो ऐड हो गया, और लोगों के अंदर गम गुस्सा बढ़ना शुरू हो गया। तो ये जो मड़ी कबीला था, इनके ना काफी कबाइल हैं बलोचियों के। एक बड़ा फेमस है मड़ी कबीला, एक है बुगटी, आपने नवाब अकबर बुगटी का नाम सुना हुआ, और एक है मेंगल, अख्तर मेंगल का नाम सुना होगा किसी ने, वो नेशनल असेंबली के मेंबर भी रहे हैं। इसी तरह कुछ और भी कबाइल हैं, लेकिन फेमस ये 3 ही हैं। और ये सबसे खतरनाक, इसको जनरल परवेज मुशर्रफ खुद भी कहा करते थे कि मड़ी कबीला सबसे खतरनाक कबीला। और अभी जो बीएलए की लीड है ना, वो मड़ी कबीले के पास है। मतलब मड़ी कबीले के 2 भाई हैं, एक का नाम है हरबियार मड़ी और एक का नाम है मेहरान मड़ी। ये दोनों बीएलए को लीड कर रहे हैं बाहर बैठकर, मतलब पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर बैठकर ही ऑनलाइन लीड करते हैं। जी जी, हाँ पढ़ा हुआ है। नहीं, इंटरव्यू भी, इसलिए परेशान ना हो। मेरा इंटरव्यू का बहुत लंबा फेज चला है, तो इंटरव्यू में नॉलेज बढ़ जाता है। इट्स आउट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से वो मैं देखती रहती थी, तो इसलिए वो मुझे समझ आ गया। नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ बस इसलिए बता रही हूँ, वो डर गए। ओ माय गॉड, नहीं कुछ भी नहीं। आप लोगों ने ये इंसर्जेंसीज याद रखनी है बस, 1948 में हुई, 58 में हुई, और ये किसने की थी? अब्दुल करीम। हाँ हाँ, वो तो आपको पता होना चाहिए। नहीं, वो ये जो मैं 2 भाइयों के नाम लिए ना, वो इग्नोर कर दूं, ठीक है। ये याद रखें, मड़ी कबीले ने की थी, और गुरेला वॉरफेयर, ये पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम गुरेला वॉरफेयर आया था। ऐसे ऐसे मजमून क्या मतलब? अब कभी भी आ सकता है, नो वन नोज। अच्छा, गुरेला वॉरफेयर ऐसे वॉरफेयर को कहते हैं जिसमें हिट एंड हाइड का तरीका होता है, कि अगर आपने किसी बड़ी फौज के साथ लड़ना है, तो लिटरली पुराने जमाने में पत्थर मार के भाग जाते थे और छुप जाते थे। और आज भी हम कहते हैं कि जो बीएलए के मेंबर्स हैं वो पहाड़ों में छुपे हुए हैं, कि हमारी आर्मी उनका पता नहीं लगा पाती, यही कहते हैं ना हम। तो ये उन्होंने गुरेला वॉरफेयर से शुरू किया था, और ये पाकिस्तान में पहली दफा गुरेला वॉरफेयर यही इसी टाइम पे आया था। वैसे दुनिया में सबसे पहले गुरेला वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? साद। साद को पता है? साद हमने पढ़ा हुआ पॉलिटिकल साइंस में। माओ, माओ जेडोंग, उसने आइडिया दिया था गुरेला वॉरफेयर का। वो चाइना के अंदर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाने के लिए उसने आइडिया दिया था कि हम गुरेला वॉरफेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी 3rd इंसर्जेंसी रही। 4th इंसर्जेंसी को सुन के, अच्छा ये चीज जब कभी आप कोट करने लगे, वैसे ऐसे लिखने लगे कि अवाम को अगर ज्यादा फेडरलिज्म दी जाए या पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाए तो अवाम खुश रहती है, लेकिन अगर पावर को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जाए, जैसे यहाँ पर सेंट्रलाइज किया गया था 1 यूनिट बनाकर, अयूब खान का दौर था, वो वैसे ही प्रेसिडेंट थे, उनके पास पावर भी सारी थी, फिर सूबाई सिस्टम को खत्म करके और पावर को कंसेंट्रेट कर लिया गया, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि अवाम में रिवोल्ट उठते हैं, लड़ाइयां उठती हैं। तो ये चीज आप कहीं भी कोट कर सकते हैं, अपने ऐसे में भी कोट कर सकते हैं, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, और इवन पॉलिटिकल साइंस में भी ये चीज कोट हो सकती है। अगला भी आप देखकर हैरान होंगे कि 1970 में पहली दफा बलूचिस्तान को सूबे का दर्जा मिलता है, और 1970 में उसके इलेक्शंस होते हैं, और उसके बाद भुट्टो की हुकूमत आती है 1973 से लेकर, और भुट्टो साहब की अपनी किसी पर्सनल लड़ाई की वजह से, उस टाइम में इराक में एक मसले मसाइल चल रहे थे, सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट और वो सारा कुछ चल रहा था। तो क्या होता है कि भुट्टो साहब कुछ इल्जाम देकर कि ये इराक को सपोर्ट कर रहे हैं या क्या, जो बलूचिस्तान असेंबली होती है उसको डिसॉल्व कर देते हैं। अब एक इलेक्टेड असेंबली जब उसको डिसॉल्व कर दिया जाए तो अवाम के अंदर गुस्सा और बढ़ जाता है। तो उनके अंदर, बलोच के अंदर एक गुस्सा बढ़ गया, इसलिए उन्होंने 4th इंसर्जेंसी की, ये वाली 4th इंसर्जेंसी थी कि भाई हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप लोगों ने हटा दिया। तो ये पिछली वालियों से भी सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, तो ये तो काफी साल भी रहा। उसके बाद जब जियाउल हक का दौर था वो बड़ा पीसफुल रहा था बलूचिस्तान के मामले में, क्योंकि उस टाइम पे हम अफगान वॉर में इन्वॉल्व थे, तो हमारे इंटरेस्ट में नहीं था कि हम दूसरी साइड पे भी जंग जारी रखें। तो इसलिए जियाउल हक साहब ने जाकर वहां पर उन लोगों के मसाइल को सुना भी, खुद भी वहां पर गए, उन लोगों को अपने साथ मिलाया भी। इस तरह वो टाइम बहुत पीसफुल गुजरा था। अब मसला शुरू होता है असल 2005 में जाकर अराउंड,
2005 में एक डॉक्टर होती हैं, वो ये नवाब अकबर बुगटी साहब हैं, ठीक है। ये बुगटी कबीले के लीडर थे और इनके इलाके के अंदर एक गैस फील्ड था जहां पर एक गवर्नमेंट डॉक्टर डिप्लॉयड थी। गवर्नमेंट डॉक्टर भी चाहिए होती है ना हर एरिया के अंदर, तो वहां पर आर्मी भी डिप्लॉयड थी और गवर्नमेंट डॉक्टर वो वहां पर अकेली एक हॉस्टल में रह रही थी और उनका रेप करते हैं। उनकी एलिगेशंस के मुताबिक एक मेजर ने उनका रेप किया था। तो उस बदले में नवाब अकबर, क्योंकि उनका इलाका था और बलोचों के लिए ये बड़ा फेमस है कि बलोच खवातीन की बहुत इज्जत करते हैं, इन्होंने डिमांड किया कि आप हमें उस औरत के साथ जो ज्यादती हुई उसकी सजा दें आप मेजर को। और जो परवेज मुशर्रफ साहब थे, जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने उस टाइम पे एक थोड़ा सा इस तरह का बिहेवियर रखा। उन्होंने मेन टीवी पे आकर कहा कि वो औरत ने तो ये ढोंग इसलिए रचाया था ताकि उसको यूके की नेशनैलिटी मिल सके, क्योंकि उसके बाद उस औरत को यहाँ पर खतरा था ना, तो उस औरत को असाइलम दे दिया गया यूके की तरफ से। वो फिर यूके में शिफ्ट हो गई। बीबीसी पे उसने अपने डॉक्यूमेंट्रीज और इंटरव्यू सब कुछ दिया, अभी भी पड़ा हुआ है। उसका नाम था शाजिया, डॉक्टर शाजिया बलोच, शायद आप सर्च कर सकते हैं। तो क्या होता है कि वो नहीं मानते, उल्टा उस औरत की इतनी बेइज्जती होती है, तो ये क्या करते हैं, कहते हैं हम गैस की सप्लाई बंद कर दें। अब गैस की सप्लाई बंद होती है तो इसके बाद क्या होता है कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। उसी कॉन्फ्लिक्ट में नवाब अकबर बुगटी साहब मारे जाते हैं। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जहां पर जिन गाड़ों में रहते थे वहां पर अभी आर्मी नहीं पहुंची थी तो इनकी लाश पड़ी हुई थी। इट्स मीन्स कि इनकी आपसी भी लड़ाइयां थी उस वक्त। ये सच है कि बलोच जो थे वो यकजा नहीं है, वो अभी भी शायद इतने यकजा नहीं है। वो उस टाइम पे तो उनके, मैंने बताया ना, काफी कबीले हैं, उनके आपस में बहुत ज्यादा लड़ाइयां रहती थी पावर के लिए। एक कबीला कहता था हमने पावर लेनी है, दूसरा कबीला कहता था हमने पावर लेनी है। तो पावर के लिए उनके दरमियान लड़ाइयां एग्जिस्ट करती थी। नो वन नोज उनको किसने मारा, ठीक है। लेकिन उनके मरने के बाद बीएलए, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि उससे पहले से बन चुकी हुई थी 2002 में। जी मनाल मैं करती हूँ, दुआ मैं आपको बताती हूँ। जो बीएलए बन चुकी थी उसने जोर पकड़ना शुरू कर दिया और उस अराउंड 2002 में। लेकिन उसके उसकी ना कोई फॉर्मल डेट नहीं है, ठीक है। आप सर्च भी करेंगे ना, उसकी कोई फॉर्मल डेट नहीं है वो कब बनी थी, वो एक ग्रुप था। लेकिन उसकी जो पावर ज्यादा बढ़ना शुरू हुई वो 2006 नवाब अकबर बुगटी के मरने के बाद से शुरू होती है। 2005 में वो डॉक्टर शाजिया का वाकया होता है, 2006 में अकबर बुगटी साहब मर जाते हैं। तो उसके बाद ये जोर पकड़ लेती है और तब से लेकर अब तक जो टेररिज्म है बीएलए की बलोचिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली, वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और सबसे ज्यादा वो बढ़ना शुरू हुई 2022 के अंदर, जब उन्होंने एक फीमेल सुसाइड बॉम्बर भी हायर की। वो फीमेल सुसाइड बॉम्बर के बारे में मतलब मैं आपको सिर्फ आउट ऑफ स्टोरी सुना रही हूँ, आउट ऑफ इंटरेस्ट सुना रही हूँ। वो शरी बलोच उसका नाम था, अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, पढ़े लिखे खानदान से थी। उसके सिविल सर्वेंट्स, मतलब उसके भाइयों में से एक सीएसपी था और एक एडवोकेट है, और चचा उसका बलोची राइटर है, बलोची शायर है, मतलब शायरी करता है। वो लड़की उसकी वीडियो सामने आती है, वो कराची यूनिवर्सिटी के बाहर ऐसे जैसे अपने बैग को खोल रही होती है और खड़ी होती है। तो पास से चाइनीज इंजीनियर्स की, 3 चाइनीज इंजीनियर वो लेक्चर देने जा रहे थे कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि उनको गुस्सा है सीपैक पे। इसको हम कल फर्दर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो वो चाइनीज इंजीनियर गुजर रहे होते हैं, तो अचानक से ब्लास्ट होता है, खुद भी और वो गाड़ी भी गई, मतलब जितने उसके अंदर इंजीनियर्स थे वो भी मर गए। और फिर उसकी उससे चंद मिनट पहले की वीडियो भी एक सामने आती है कि वो एक पास एक होटल होता है, होटल जो स्टे करने के लिए होते हैं ना, तो वो उसकी राहदारी के अंदर जा रही होती है, उसने बैग एक पहना होता है और जिस कमरे में उसने एंटर होना होता है ना, उस कमरे में बाहर 2 बच्चे खड़े होते हैं। लेकिन दरवाजे में वो जैसे बच्चे झातियां नहीं मार रहे होते वैसे खड़े होते। वो उसके इतने इतने बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, और उसका हस्बैंड उस कमरे में ही था। मतलब वो लास्ट टाइम उनको मिलने गई थी, मिल के आई, फिर उसने सुसाइड बॉम्ब किया। लेकिन बाद में पता चला कि उसके हस्बैंड ने उसको मोटिवेट किया था, क्योंकि उसका हस्बैंड असल में बीएलए का एक एक्टिव मेंबर था, उसकी अपनी फैमिली मतलब जो मेका था वो नहीं था। उसके हस्बैंड ने उसको मोटिवेट किया, उसको उस फील्ड में लाया। उससे उसका मकसद ये था कि कल को और औरतों को मोटिवेशन मिलेगी, और जब औरत एक सुसाइड बॉम्ब करती है ना, उसका साइकोलॉजिकल और मेंटल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, कि बाकी औरतों पे भी होगा कि हमें भी अपने नेशनलिज्म के लिए, हमें भी अपने अवाम के हकूक के लिए निकलना है। और बाकी औरतों ने भी फिर उसके बाद उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। उसके बाद एक बड़ी फेमस है महल बलोच, शी वॉज वेरी यंग, शायद अराउंड 20 साल की। और सुबह मेरी ऑनलाइन में एक स्टूडेंट ने भी मुझे बताया, लेकिन उससे पहले मुझे एक और स्टूडेंट ने बताया था कि वो उसकी क्लास फेलो थी। और सुबह की ऑनलाइन स्टूडेंट ने भी बताया कि वो कोयटा से है और उसकी भी वो क्लास फेलो थी, शी वॉज अ लॉयर।
तो वो जो यहाँ मुझे एक्चुअल स्टूडेंट ने जिसने फिजिकली मुझे बताया था, उसने कहा कि मैडम मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि वो मेरी क्लास वाले जिसके साथ में बैठकर अक्सर हम खाना खाते थे, साथ में डिस्कशंस करते थे, एंड वन डे वो सुसाइड बॉम्ब कर दिए। मतलब बातों से भी नहीं पता चलता, वो इतना छुपा कर रखते हैं और एक दिन वो अपना काम कर जाते हैं। तो जब सुसाइड बॉम्बिंग फीमेल्स की उन्होंने स्पेशली शुरू की, अच्छा बीएलए के अंदर ना एक ग्रुप उन्होंने बनाया हुआ, बीएलए के अंदर एक ग्रुप है, ये आपको बताना चाहिए, उस ग्रुप का नाम है मजीद ब्रिगेड। ब्रिगेड, ये बीएलए के विंग्स हैं डिफरेंट। एक विंग है जो नजर रखता है, एक विंग है जो अटैक्स करता है, और ये जो विंग है ये सुसाइड बॉम्बर्स का है। और इसके अंदर उन्होंने बहुत सारी फीमेल्स को रिक्रूट किया है, और ये जो फीमेल्स हैं वो अपनी मोटिवेशन लेती हैं कुर्दिश फोर्सेस से। ठीक है, तो तब से इनकी वो जो है जो भी पावर है वो सब बढ़ना शुरू होगी। नेक्स्ट हम इम्पैक्ट्स डिस्कस करेंगे, वो कल करेंगे। जी दुआ, नौरोज खान जो थे वो भी एक किसी कबायली लीडर से थे, और मनाल ने मुझसे पूछा है कि इंसर्जेंसी क्यों हुई, फोर्थ इंसर्जेंसी इसलिए हुई क्योंकि, कोई बताएगा यहाँ से, जल्दी से बताओ, साथ बताओ। बिल्कुल, तब उनका जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसकी असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया था, बलोचिस्तान असेंबली को। वो पहली दफा उनके इलेक्शंस हुए थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए, और उसको भुट्टो साहब ने डिसॉल्व कर दिया गया था, जिसकी वजह से फोर्थ इंसर्जेंसी शुरू हुई थी, और उसके अंदर काफी लोग थे। इवन अख्तर मेंगल के जो वालिद साहब थे, अताउल्ला मेंगल, वो उस टाइम पे लीडर थे, और वो भी इसमें शामिल थे। बाकी हम इम्पैक्ट्स कल डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने अपनी जो असाइनमेंट है इसकी वो जरूर बनाकर लानी है। लाइक मैं आपके नोट्स चेक करूंगी, आपने इसके ऊपर लिखा हुआ है,